नमस्कार दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि हम हमारा जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से चले, अननेसेसरी हमारे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कल्पना कीजिए, कभी हम अपना बिज़नेस करके शाम को जब घर आए, हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, खाना खाया और हम सो गए। सोने के बाद में अचानक मिडनाइट को एक कॉल आती है और वो कॉल जिस ट्रक से हमने माल रवाना किया था उस ट्रक के ड्राइवर का आता है और वो ये कहता है कि सर, आज दिन में आपने जो माल ट्रांसपोर्ट के लिए लगाया है इस ट्रक से, वो माल जीएसटी अथॉरिटी ने चेक पोस्ट पे डिटेन कर लिया है। उस गाड़ी को डिटेन कर लिया है क्योंकि इस माल के साथ में ना तो आपने मेरे को इनवॉइस दिया था और ना ही आपने मेरे को ई वे बिल दिया था। हंसती खेलती ज़िंदगी में एक बार कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक टेंशन आ जाती है कि अब क्या होगा। उस परिस्थिति में 3 प्रश्न अपने दिमाग में आते हैं कि अरे ये क्यों हुआ, अब क्या होगा और अब कैसे इस परिस्थिति से निपटना है। ये 3 परिस्थितियां, ये 3 प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 68 और रूल 138, ये 2 चीज़ें आपको इन सवालों का जवाब देती है कि ये क्यों हुआ और अब क्या होगा। इसका जवाब देती है पेनल्टी के प्रोविजन सेक्शन 122 और सेक्शन 129। ये 4 महत्वपूर्ण जो मैंने लॉ के प्रोविजंस आपको बताए हैं, उन्हीं में रात को जो अभी वीडियो स्टार्ट करते टाइम जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, उन सवालों का जवाब उन्हीं में छिपा हुआ है। दोस्तों, चेक पोस्ट पे जीएसटी की अथॉरिटी जब ट्रक का इंस्पेक्शन कर रही है, माल का इंस्पेक्शन कर रही है, तब वो पूछती है कि भैया ये जो माल जा रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है, इसका इनवॉइस दिखाइए, इसका ई वे बिल दिखाइए। अगर वो हमारे पास में होता है तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आती है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर पेनल्टी लग जाती है और हमें जेन्युइन हार्डशिप हो जाती है, पनिशमेंट एक बार का हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब हमें ई वे बिल जनरेट करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो उसके क्या परिणाम होंगे, यानी कि पेनल्टी कितनी लगेगी, किन प्रावधानों में लगेगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पेनल्टी लग गई है तो आपके पास में क्या क्या उपचार उपलब्ध है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि ई वे बिल क्या होता है और ये कब और किन परिस्थितियों में बनाया जाना आवश्यक है। दोस्तों, ई वे बिल एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर के द्वारा या रिसीवर के द्वारा या ट्रांसपोर्टर के द्वारा जनरेट किया जाना जरूरी है गुड्स के मूवमेंट के पहले। अगर हमारे उस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में हमें उस मूवमेंट के पहले ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। और ई वे बिल 3 परिस्थितियों में बनता है। अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जो मूवमेंट है वो अदर देन सप्लाई हो रहा है, और तीसरा, अगर हम रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल रिसीव कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी हम अगर रजिस्टर्ड है तो हमें ई वे बिल क्रिएट करना है। तो पहली बात तो मैंने आपको यह बताई कि ई वे बिल कब जनरेट होता है। और दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने लायक यह है कि ई वे बिल अगर हम इंटर स्टेट कोई मूवमेंट कर रहे हैं और हमारा माल अगर हम अपने किसी जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं और इंटर स्टेट मूवमेंट है तो उस परिस्थिति में वैल्यू कोई मायने नहीं रखेगी, यानी कि 50,000 रुपए की जो बेसिक वैल्यू रखी गई है उसका भी वो जो क्राइटेरिया वो खत्म हो जाएगा और अनिवार्य रूप से हमें ई वे बिल क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि साहब, ई वे बिल किन परिस्थितियों में बनाना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, जब हम रूल 138 की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक एनेक्शर दे रखा है जिसमें खूब सारे आइटम्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, आपके खजूर वगैरह है, मीट, लाइव स्टॉक,
इनसे जुड़े हुए कुछ आइटम्स हैं जिनकी लिस्ट सेक्शन रूल 138 के एनेक्चर में दे रखी है, उसको हम रेफर करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी। और एग्जाम्पल मैंने आपको अभी इसमें बता ही दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर हम मूवमेंट ऑफ गुड्स तो कर रहे हैं लेकिन वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में हो रहा है। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल का मतलब क्या हुआ? हाथ गाड़ी हो गई, साइकिल हो गया, ठेला हो गया, कोई बैलगाड़ी हो गई जिसमें कोई मोटर लगा हुआ नहीं होता है, तो उनके थ्रू अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर वैल्यू 50,000 को एक्सीड भी करता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात आती है कि साहब एलपीजी सिलेंडर की जो सप्लाई हम हाउस होल्डर्स को जो करते हैं उस परिस्थिति में इसकी ज़रूरत नहीं है। ज्वेलर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्रीसियस स्टोन्स को और इनकी जो पर्ल है, और पर्ल में भी चाहे नेचुरल पर्ल हो चाहे अदर जो पर्ल हो, उन सबको इसमें से मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद में पर्सनल और हाउस होल्ड जो यूज्ड आर्टिकल्स या गुड्स हैं उनका अगर परिवहन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो उस केस में भी हमें ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हमारा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है तो वो उस परिस्थिति में क्या करता है कि अपने पुराने घर से जब नए घर में शिफ्ट होता है, नई जगह शिफ्ट होता है, तो सारा सामान पैक करके और नई जगह जाता है। तो उस केस में जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, वैल्यू जो गुड्स की हैं वो तो 50,000 को क्रॉस कर रही है, लेकिन उसमें इस प्रोविजन के हिसाब से उनको राहत दी गई है कि भैया आपके अगर पर्सनल और हाउस होल्ड गुड्स या इक्विपमेंट है तो आप उनको ट्रांसफर मूवमेंट कर सकते हो, उसमें ई वे बिल बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें जब हमें ई वे बिल बनाने का जरूरत नहीं होता है। अब बात आती है कि सर अगर ई वे बिल हमने नहीं बनाया तो उस परिस्थिति में क्या पेनल्टी के प्रावधान होंगे? तो सर पेनल्टी की बात जहां तक आती है तो सबसे पहले तो जो ऑफिसर होगा वो चेक करेगा कि भैया आपके पास में ई वे बिल नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो सबसे पहले तो वो सेक्शन 122 की पेनल्टी इंपोज करेगा। और सेक्शन 122 की पेनल्टी में 10,000 का सीजीएसटी का पेनल्टी, 10,000 का एसजीएसटी का पेनल्टी, टोटल 20,000 का पेनल्टी आपको इंपोज करेगा। उसके बाद में वो सेक्शन 129 पे आएगा और सेक्शन 129 में आकर के फिर वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। अगर आप एग्री करते हो कि नहीं साहब मैं इसका मालिक हूं, मैं ऑनर हूं और आप जो प्रोसीड करोगे मैं कॉपरेट करूंगा और जो पेनल्टी बताओगे मैं पे करने के लिए रेडी हूं, तो उस परिस्थिति में अगर जो प्रोडक्ट अपना टैक्सेबल प्रोडक्ट जा रहा था, उस टैक्सेबल प्रोडक्ट के केस में उस टैक्सेबल प्रोडक्ट पे जितना टैक्स आता है उसके 100% की पेनल्टी ऑफिसर लगा सकता है। और अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है तो उस परिस्थिति में माल की जो वैल्यू है उसका 2% और सीजीएसटी के 25,000, एसजीएसटी के 25,000 यानी 50,000, यानी कि माल की वैल्यू का 2% या फिर 50,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, ये पेनल्टी ऑफिसर लगा सकता है अगर मैं एग्री होकर आता हूं कि भैया मैं पेमेंट करने को रेडी हूं। अगर ऑनर सामने से नहीं आता है उस परिस्थिति में सेक्शन 129 जो है उसमें पेनल्टी के अलग प्रावधान है। उस परिस्थिति में अगर टैक्सेबल गुड्स हैं तो उसमें वैल्यू का 50% जो होगा वो पेनल्टी का फिगर होगा टैक्सेबल गुड्स के केस में। अगर मेरा गुड्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो फिर वही वैल्यू का 5% या फिर 50,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, तो ये जो पेनल्टी होगी वो इंपोज हो जाएगी। अब बात आती है कि सर क्या रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी की बात जहां तक आती है सर 129 की पेनल्टी ऑफिसर तभी लगाएगा जब वो उसके पास में रीजन होगा कि इन्होंने टैक्स का कंसीलमेंट किया है, टैक्स इवेजन किया है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में आपने टैक्स इवेजन नहीं किया है, आपकी जो सप्लाई थी वो शेड्यूल 3 में थी, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो कि एनेक्चर में फॉल करता है, या गलती से ऑफिसर ने सेक्शन 129 लगाया है, तो आप अपील भी फाइल कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी के सामने। यानी कि आपका जो गाड़ी डिटेन हुआ, गाड़ी डिटेन होने के बाद में जो पेनल्टी 129 की लगाई उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला है। अब दोस्तों बात करते हैं सर ई वे बिल कैसे बनाएं और ई वे बिल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सर ई वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सप्लायर की और रिसिपिएंट की डिटेल्स आती हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स आती है, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है।
अगर माल ट्रक से जा रहा है तो उसके बिल्टी नंबर, जो बिल्टी का डेट वगैरह है, वो सब डिटेल्स जो है इसमें आती है। ट्रांसपोर्टर ने अगर जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसका डिटेल वहाँ पे भरा जाता है, नहीं तो ट्रांसपोर्टर की आईडी उसमें फिलअप की जाती है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। दूसरी बात ये कि इसमें एक वैलिडिटी पीरियड भी होती है। पहले 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन का पीरियड होता है, और जैसे जैसे किलोमीटर एक्सीड होते हैं वैसे वैसे हमारी वैलिडिटी जो होती है वो ज़्यादा दिन की होती रहती है। और चूंकि अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तो इस परिस्थिति में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके एक राहत ये दी है यहाँ पर कि ऐसे ईवे बिल जिनकी वैलिडिटी 20 मार्च के बाद खत्म हो रही थी, 20 मार्च को या 20 मार्च के बाद में खत्म हो रही थी, उनको बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया। क्योंकि लॉकडाउन था, ट्रक्स वगैरह अलाउड नहीं थे, मूवमेंट अलाउड नहीं था, तो उस परिस्थिति में इस हार्डशिप को देखते हुए वो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया, और 20 मार्च के बाद में जो डेट जिनकी खत्म हो रही थी, वे बिल एक्सपायर हो रहे थे, उनका उन्होंने ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन दे दिया है 30 अप्रैल तक का। अब सर बात करते हैं कि सर ईवे बिल में जब वैलिडिटी दे रखी होती है, गाड़ी के नंबर हमने डाल दिए, और हो सकता है कि आगे जा करके वो गाड़ी खराब हो जाए और गाड़ी कोई दूसरी चेंज करनी पड़े, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों उस परिस्थिति में गाड़ी अगर चेंज होती है तो उस परिस्थिति में ट्रांसपोर्टर या तो पार्ट बी को अपडेट करेगा, नहीं तो वो हमें इंटीमेट करेगा और हम लॉगिन करके उसको अपडेट कर देंगे। अगला सवाल आता है कि सर क्या ईवे बिल हमने बना तो दिया, उसमें उसको कैंसिल किया जा सकता है क्या? तो ईवे बिल जब हम बनाते हैं उसके 24 आवर्स में हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब अगली एक बात आती है कि सर ईवे बिल सप्लायर या रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर कोई भी बना सकता है। तो सपोज मान लो सप्लायर ने ईवे बिल बना दिया, लेकिन रिसिपिएंट ने उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया, बोला भैया मैं तो ऐसा नहीं करूंगा इसको, तो उसके पास में ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन कि उसको रिजेक्ट कर सके? तो दोस्तों जब ईवे बिल बनता है उसके 72 आवर्स में रिसिपिएंट या कोई भी पार्टी उसको रिजेक्ट करने का अधिकार रखती है। तो अब ईवे बिल से महत्वपूर्ण आपको मैंने जानकारियां बताई है। ईवे बिल में आप अपडेट कर सकते हो, ईवे बिल में कोई अमेंडमेंट आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ईवे बिल को आप कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन अगर ईवे बिल का इंस्पेक्शन हो गया है चेक पोस्ट पे, या जीएसटी अथॉरिटी ने कहीं पर भी आपके ईवे बिल को वेरीफाई कर लिया है, तो उसके बाद में ये जो ईवे बिल होगा ये कैंसिल नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों इसमें यह भी है कि जब हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो जीएसटीआर 1 फाइल करने में हम हमारी आउटवर्ड सप्लाई डालते हैं, तो जो ईवे बिल का जो पोर्टल है उसके थ्रू भी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया इस महीने में हमने जो आउटवर्ड सप्लाई की है इन अपने क्लाइंट्स को, इन कस्टमर को, वो भी वहां पे ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ईवे बिल से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगले वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।